सभी मित्रों को सुप्रभात। चलिए पुनः आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। सामाजिक विज्ञान छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 सभी विषय के साथियों के लिए उपयोगी सामाजिक विज्ञान पर बात करेंगे। आज के सेशन में इकाई 7 पर बात होगी, यूनिट 7 पर बात होगी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पर बात करेंगे, भारतीय संविधान पर बात करेंगे, जिसमें आज के इस वीडियो में संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार और उनके मूल कर्तव्य पर बात होगी। एक ही वीडियो में इकाई 7 को पूरा कंप्लीट करेंगे। और जो भी साथी इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं, यूनिट 6 तक का वीडियो अपलोड कर दिया हूं और मैं यूट्यूब में आपको प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आपको कंप्लीट वीडियोस मिल जाएंगी। तो चलिए आज की सेशन की हम यहीं से शुरुआत करते हैं। नए साथी चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यूनिट 7 है इकाई 7 में भारतीय संविधान पर बात करें। इसके पहले कुछ परिचय की बात कर लेते हैं। भारत के जो संविधान है सबसे बड़ा संविधान और लिखित संविधान माना गया है। भारत के संविधान को लिखित, व्यापक और सबसे बड़ा संविधान माना गया है। और भारतीय संविधान में अगर हम बात करें अनुच्छेद की, भाग की, अनुसूची की, तो भारत का जो संविधान है उसमें 22 भाग है, जिसमें कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां शामिल थी। पहले का मतलब क्या है? जब जो है संविधान का निर्माण हुआ, अर्थात जब मूल रूप से संविधान बना, उस समय 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन कुछ संशोधन भी हुए और संशोधन के उपरांत आज वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद, जिसमें यदि हम गणना के आधार पर करें तो 465 हो जाता है। और अनुसूची पहले 8 हुआ करता था, अब जो है 12 अनुसूची हो गए हैं और गणना के आधार पर ये 25 अनुसूची आते हैं। लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। संविधान के लिए संविधान सभा की बैठक कब हुई थी? ये 2019 की भर्ती में आया हुआ क्वेश्चन है, सीजी टेट में और शिक्षक भर्ती में आया था। ठीक है, संविधान सभा की बैठक, तो संविधान निर्माण के पूर्व इसकी बैठक की गई थी और इस बैठक में अस्थायी रूप से सच्चिदानंद सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया था, जो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया था। उसके बाद इसका जो दूसरा बैठक है, लगभग 1-2 दिन के बाद में दूसरा बैठक हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद को इसके स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया 11 दिसंबर 1946 को। अब संविधान अंतिम रूप से संविधान का जो है प्रारूप तैयार हुआ वो 26 नवंबर 1949 को, और इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखना। ठीक है, उसके बाद में अब हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन, अब जन गण मन को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। इसके अलावा भारतीय संविधान लागू होने की तिथि की मैं बात करूं तो 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान है देश में लागू हो गया और सब व्यक्ति के लिए समानता का अधिकार दे दिया गया। इसके अलावा जो चीजें हमको जानना है वो है राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया। तो कब अपनाया गया था राष्ट्रीय ध्वज को? 23 जुलाई 1947 को। इसको भी याद रखना। जब संविधान का निर्माण हुआ तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर BR अम्बेडकर जी को, भीमराव अंबेडकर जी को, जिसको आज बाबा साहब के नाम से जाना जाता है। आज बाबा साहब के वजह से संविधान में जो अधिकार है हमको प्राप्त हुआ है, ऐसा माना जाता है। आगे बात करूं संविधान के प्रस्तावना की, तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संविधान में संशोधन किया गया था। देखो संविधान, तो इसकी प्रस्तावना की मैं बात करूं, इसके पहले इनके संशोधन की बात करता हूं। और 42वें संविधान संशोधन, ये क्वेश्चन आता है बार बार, जो कि 1976 में हुआ। और इस संशोधन में
समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये तीनों शब्द को जोड़ा गया है। कब? 42वें संविधान संशोधन में। और ये क्वेश्चंस जो बार बार रिपीट होते हैं। प्रस्तावना पर बात करूं तो इसके लिए जो 3 शब्द जो 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, उनके अर्थ को मैं बता देता हूं। पहले पंथ निरपेक्ष, इसे 42वें संशोधन में जोड़ा गया था, जिसका अर्थ धर्म आधारित विभेद नहीं। देखो, धर्म आधारित अर्थात हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, सभी धर्मों का सम्मान। पंथ निरपेक्ष तात्पर्य है धर्म निरपेक्ष एक प्रकार से, है ना। तो सभी धर्मों का सम्मान हो, राज्य का संबंध किसी धर्म से ना हो। जैसे पंजाब है तो वहां पर सिख लोग रहते हैं, तो इसका मतलब यह नहीं कि केवल वहां सिख लोगों की ही सम्मान होगा, अन्य जो हिंदू लोग जाएंगे वहां उनका सम्मान नहीं होगा, ऐसा नहीं। सबके साथ सम्मान हो, ये कहता है हमारा भारत का संविधान। और भारत के संविधान में जुड़ा हुआ 42वां संशोधन पंथ निरपेक्ष सभी धर्म को सम्मान मानता है। अर्थात राज्य के संबंध या संविधान के दृष्टिकोण में न तो हिंदू बड़ा, न मुस्लिम बड़ा, न सिख बड़ा, न ईसाई बड़ा, क्योंकि सब धर्म समान है। अगला शब्द जो 42वें संशोधन में जुड़ा वो है गणराज्य। और गणराज्य का अर्थ है राज्य की सर्वोच्च जनता है। देखो, गण राज्य जनताओं का शासन, ये जनताओं का राज्य, अर्थात यह जो है वंशानुगत नहीं है। वंशानुगत से तात्पर्य, कई देशों में क्या होता है, राजा बनता है, उसकी पीढ़ी फिर राजपाट करेगा, उसकी पीढ़ी को फिर राजा की पदवी मिलती है। लेकिन हमारे देश में जनता तय करती है कि यहां का सर्वोच्च कौन बनेगा, ठीक है, क्योंकि सर्वोच्च स्वयं जनता है और केवल 5 वर्ष के लिए ये चयन किया जाता है ना। तो यहां वंशानुगत शासन प्रणाली नहीं है, ठीक है, क्योंकि भारत एक गणराज्य है। यहां पर कोई भी पद वंशानुगत नहीं है और राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ठीक है, और राष्ट्रपति एक निश्चित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, ठीक है। विशेषताओं पर मैं बात करूं थोड़ा सा संविधान की, तो संविधान की विशेषताओं में 2 तरीके से हमारे पास जो हमारे संविधान में लिखित विशेषताएं हैं। एक तो है एकात्मक तत्व जो केंद्र के संबंध में बात करता है, अर्थात केंद्रीय जो हमारे पास शक्ति है, और एक है संघात्मक जो राज्य और केंद्र दोनों का मिला जुला रूप है। जैसे देखो, एकात्मक या केंद्र से प्राप्त जो विशेषता हमारे पास, जैसे एकल नागरिकता है, एकल न्यायपालिका है, एक सर्वोच्च न्यायालय है जहां हम अपील कर सकते हैं कोई अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, एक ही संविधान है जो देश और राज्य दोनों जगह चलता है, एकीकृत न्यायपालिका है, भारतीय सेवाएं हैं, राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति भी होती है जिनकी नियुक्ति केंद्र करता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लागू हो सकता है अगर वहां राज्यपाल ना हो, है ना। संघात्मक तत्वों की बात करो जिसमें केंद्र और राज्य दोनों के भागीदार इसमें, जैसे लिखित संविधान, केंद्र और राज्य का मिला रूप, कठोर है हमारे देश का जो संविधान है और ये सर्वोच्च है, स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्याय पुनर्विलोकन भी होता है, द्विसंसदीय शासन प्रणाली भी है हमारे यहाँ, संविधान संशोधन भी इसमें होता है, लेकिन ये जटिल प्रक्रिया है। क्लियर है। आगे अब बात करें संविधान की, हमने थोड़ी मोड़ी बात की, विशेषताओं पर बात की, कैसे बना, इसके प्रारूप समिति के अध्यक्ष, स्थायी समिति के अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। अब समाज को समझें, संविधान को समझें। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान, सभी के लिए समान कानून ही संविधान है। संविधान, सम मतलब बराबर, विधान मतलब विधि,
जो विधि सबके लिए बराबर हो, वो है संविधान। भारतीय संविधान में मैंने कहा 22 भाग और 395 अनुच्छेद हैं। अलग अलग भाग की बात नहीं करेंगे, वही चीजें करेंगे जो इंपॉर्टेंट हो, वही चीजें करेंगे जो हमारे सिलेबस में हो। सबसे पहले बात करूं मैं भाग 1 की, संघ और राज्य। ये दोनों की बात कही गई है, 1 से 4 तक में उल्लेखित है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है। अनुच्छेद 1 कहता है भारत राज्यों का संघ है, अर्थात कभी देखो इसमें राज्य कभी भी टूटकर अलग नहीं हो सकते। हमारे देश कई सारे राज्यों से मिल करके बना है और जो कभी भी टूट के अलग नहीं होंगे। अगर वो टूटा भी तो भारत का ही हिस्सा रहेगा। क्लियर है? जो देश भले ही वो टूट करके अलग राज्य नहीं, जैसे छत्तीसगढ़, एमपी एंड सीजी टूट करके अलग राज्य तो हो गया, लेकिन वो भारत का ही हिस्सा है। ठीक है? अनुच्छेद 2 कहता है संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर किसी भी विदेशी राज्य को भारत में मिला सकता है। देखो, संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर, पहले से सूचना देना है, वो विदेशी राज्य को हमारे देश में सम्मिलित भी कर सकता है। ये 16 मई 1975 सिक्किम का भारत को मिला है। देखो 1975 में सिक्किम को भारत में मिलाया गया था। ठीक है? अनुच्छेद 3 कहता है संसद जो है राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान किसी भी राज्य के नाम और सीमा को भी बदल सकता है। अनुच्छेद 3 क्रम से देखते चलेंगे ना, मैं अनुच्छेद क्रम से बता रहा हूं, 1 2 3 ऐसा है ना। बिहार से झारखंड, उड़ीसा से ओडिशा नाम भी बदल गया। ये अनुच्छेद 3 के आधार पर संसद राष्ट्रपति को सूचना देकर, पहले से सूचना देकर राज्य के नाम और उसके सीमा को भी बदल सकता है। क्लियर है मेरे दोस्त? चलो, अनुच्छेद 4 कहता है अनुच्छेद 2 और 3 में किया गया संशोधन अनुच्छेद 368 के बाहर रखा गया है, अर्थात इस संशोधन को राष्ट्रपति नहीं रोक सकता। देखो, राष्ट्रपति को पूर्व सूचना तो देना होता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहेगा तब भी उसको नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि ये अधिकार हमको कानून से मिला है। राष्ट्रपति कानून राष्ट्रपति से भी बढ़कर है, संविधान राष्ट्रपति से भी बढ़कर है। भारतीय संविधान के इतिहास के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। आजादी के समय भारत जो है 552 से भी अधिक देशी रियासत में टूटा हुआ था। अंग्रेजों ने इन्हें अधिकार दिया कि राज्य भारत में मिल सकते हैं, पाकिस्तान में मिल सकते हैं। देखो, कई सारे ये रियासत, कई सारे राज्य जिसको कहेंगे, तो 552 राज्य में अलग अलग टूटा हुआ था भारत जो है। और पाकिस्तान में उनको इतनी फ्रीडम थी कि वो चाहे तो पाकिस्तान में मिल सकता था, वो चाहे तो भारत में भी मिल सकता था और स्वतंत्र देश के रूप में बन सकते थे अगर चाहे तो 3 ऑप्शन था उनके पास, या तो पाकिस्तान में मिल जाए, या भारत में मिल जाए, या स्वयं एक स्वतंत्र देश बना ले। अब इसमें इन रियासतों को भारत में मिलाने का कार्य सरदार पटेल और के मेनन ने किया। उन्होंने सभी राज्यों को भारत में विलय करा दिया। जितने भारत में राज्य हैं पहले नहीं थे, लेकिन सरदार पटेल ने सभी राज्यों को भारत में मिला दिया, किंतु 3 राज्य विलय के लिए तैयार नहीं थे। भाई, अगर कोई योजना हम बनाते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर कोई उस योजना पर अमल करे। कई लोग विरोध भी करते हैं कि हम नहीं मिला, ठीक नहीं है ऐसे। तो अब ये 3 राज्य विरोध करने लगे, जिसमें से सबसे पहला था जम्मू कश्मीर, क्योंकि ये स्वयं स्वतंत्र देश बनना चाहता था, क्योंकि यहाँ के राजा हरि सिंह थे और उसका प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला था। और इस बीच प्रधानमंत्री के इशारे पर कश्मीर में घुसपैठ होने लगी, जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके ये भी भारत का अंग बन गया। कौन? आपके जम्मू कश्मीर। ठीक है,
दूसरा राज्य था जूनागढ़। यह गुजरात का एक सियासत था जो पाकिस्तान में जाना चाहता था, किंतु सरदार पटेल ने जनमत संग्रह करा करके उसे भारत में मिला दिया। ठीक है। तीसरा राज्य था हैदराबाद, और ये हैदराबाद भी जो है अलग से ये मिलना नहीं चाहते थे, हमारे देश से पाकिस्तान में मिलाना चाहता था। कौन? निजाम हैदराबाद को पाकिस्तान में मिलाना चाहता था, किंतु जो है सरदार पटेल ने पुलिस की वर्दी में सेना भेजकर ऑपरेशन पोलो कहा गया, और इसी ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिला दिया। तो ये 3 राज्य हैं जिसको भारत में मिलाया गया। ये तीनों विवाद कर रहे थे कि हम भारत में नहीं मिलेंगे, अलग राज्य बनाने की, अलग देश बनाने की मांग कर रहे थे। अब इन तीनों को मिलाने के बाद भारत का निर्माण किया गया, और इस भारत को 4 राज्यों में बांटा गया था। ABCD 4 राज्यों में भारत को बांटा गया था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1900 देखो यहां पर एसके घर आयोग का गठन किया गया, किंतु भाषाई आधार पर राज्यों का गठन का बहुत विरोध हुआ। पहले क्या किया, भाषा के आधार पर राज्य का गठन किया गया, उसका विरोध होने लगा। तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य मांग किया गया, और इससे क्या हुआ, रामलू भूख हड़ताल पर बैठ गया। 56 दिन तक भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। कौन? श्री रामलू। ठीक है। तो इस तरह से जनता में और जो है विरोध बढ़ने लगा, मृत्यु हुई, विरोध और बढ़ा। इसके फलस्वरूप नेहरू जी ने 10 अक्टूबर 1953 में तेलुगु भाषा के लिए अलग राज्य आंध्र प्रदेश को अलग कर दिया। अंततः यह भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना। देखो आंध्र प्रदेश, और इसीलिए वहां साउथ इंडियन तेलुगु बोला जाता है, और वो भाषा के आधार पर जो हमारा आंध्र प्रदेश राज्य है भाषा के आधार पर अलग हुआ था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया। इसमें रिपोर्ट 1956 में दिया गया, और इसमें भाषाई आधार पर राज्यों को कानूनी मान्यता दे दिया गया। ठीक है। अब पंजाब राज्य भी इसी पुनर्गठन सह आयोग के सिफारिश पर हुआ, और पंजाबी वहां बोला जाता था, तो उसके आधार पर उनका भी गठन हो गया। क्लियर है। आगे हम बात करें नागरिकता की, कैसे हमको नागरिकता मिलती है। कोई भी देश अपने मूल निवासियों को कुछ विशेष अधिकार देता है, और इन अधिकार को ही भारत की नागरिकता कहा जाता है। जैसे हमारे देश में रहने वाले लोगों को भी अधिकार दिया गया है। भारत में एक हरी नागरिकता है, एक ही नागरिकता कह सकते हैं, अर्थात हम केवल देश के नागरिक हैं, राज्य के नागरिक नहीं, बल्कि हम देश के निवासी। केवल एक ही नागरिकता, राज्य की नागरिकता अलग नहीं है, हम भारत देश के निवासी हैं। इसलिए भारत में कहीं भी किसी भी कोने में जाकर हम रह सकते हैं। और ये भारत की नागरिकता ब्रिटेन की देन है, ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, याद रखना। भारत के नागरिक 1950 के अधिनियम पर आधारित है, और नागरिकता की पहली बार जो संशोधन है 1986 में किया गया था। नागरिक होने के कारण पैन कार्ड, आधार कार्ड दिया जाता है। हम भारत के नागरिक हैं, और हम भारत के नागरिक होने का प्रमाण क्या है, तो पैन कार्ड और हमारा आधार कार्ड। और अदर देश के जो नागरिक है, गैर नागरिक के पास ये सुविधा नहीं है। ठीक है। और ये नागरिकता की चर्चा भाग 2 के अनुच्छेद 5 से 11 तक उल्लेखित किया गया है। देखो थोड़ा मैं बता देता हूं। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ में दी गई नागरिकता, अर्थात संविधान बना तो उन सभी लोगों के लिए नागरिकता दी गई जिस समय भारत के अंदर थे। जब संविधान का निर्माण हुआ तो भारत के अंदर जो भी व्यक्ति थे उन सबको भारत की नागरिकता दी गई थी। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत में आए लोगों का नागरिकता, किंतु यह संविधान बनने के बाद आएंगे तो नागरिकता नहीं मिलेगी। देखो अनुच्छेद 6 कहता है भारत से यदि कोई पाकिस्तान से यदि कोई भारत आता है तो उनको नागरिकता मिलेगी,
लेकिन ये संविधान बनने से पहले, अगर संविधान बन गया उसके बाद कोई दूसरे देश से आता है तो उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। ये अनुच्छेद 6 कहता है। अनुच्छेद 7 की बात करूं तो स्वतंत्रता के बाद भारत से पाकिस्तान चले गए ऐसे व्यक्ति को संविधान बनाने से पहले लौट आए तो उन्हें नागरिकता, देखो कई क्या हुआ, संविधान जब भारत देश आजाद हुआ बहुत सारे लोग पाकिस्तान चले गए। अब जो है उनको अब संविधान बनने लगा तो यह कहा गया कि संविधान बनते तक यदि पुनः वो भारत लौट आता है तो उनको भारत की नागरिकता मिलेगी, अदरवाइज उनको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। यह अनुच्छेद 7 कहता है। अनुच्छेद 8, विदेशी भ्रमण एवं नौकरी करने पर भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यदि आप विदेश घूमने जाते हैं आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। यदि आप नौकरी करने जाते हैं तो भी आपकी नागरिकता समाप्त नहीं होगी। कहते हैं ना वो एनआरआई, ठीक है, एनआरआई बन जाते हैं। अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। यदि आपने दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लिया तो भारत की जो नागरिकता है वो समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 कहता है भारतीयों की जो नागरिकता है बनी रहेगी तब तक जब तक वह कोई देश विरोधी कार्य नहीं करते, अर्थात यदि आप देशद्रोही नहीं कहलाएंगे, देश के विरोधी कुछ भी काम नहीं करते, देश के हित के काम करते हैं, आपकी नागरिकता बनी रहेगी। अनुच्छेद 11 नागरिकता संबंधी कानून की बात करती है जिसका निर्माण संसद करती है और ये जो जिम्मेदारी है गृह मंत्रालय को दे दी गई है। क्लियर है? नागरिकता प्राप्त कैसे की जा सकती है हमारे देश के लिए? अब हमारे देश की नागरिकता यदि लेना है तो सबसे प्रथम जन्म के आधार पर, यदि आप भारत देश में जन्म लिए हैं तो आपको भारत देश की नागरिकता मिलेगी क्योंकि आपके माता पिता भारतीय रहे हैं, ठीक है। दूसरा, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों की भी नागरिकता दी जाएगी यदि उनके माता पिता दोनों में से कोई भी एक यदि भारत के नागरिक है तो जो है हमारे देश की नागरिकता मिल जाएगी। यदि वो विदेश में जन्म लेता है फिर भी, जैसे कि शिखर धवन, ठीक है, इसके माता पिता में से एक बाहर के थे फिर भी इसको भारत की नागरिकता मिल गई। अगला है, किसी विदेशी राज्य को भारत में मिला देने पर वहां के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे सिक्किम पहले भारत का हिस्सा नहीं था लेकिन बाद में सिक्किम को भारत में विलय करने के बाद वहां के निवासियों को भारत की नागरिकता दे दी गई है, ठीक है। पंजीकरण, इस विधि से नागरिकता प्राप्त करने के लिए आपको पंजीकरण करना होगा और इसके लिए व्यक्ति को 5 साल तक भारत में रहना होगा। यदि आप 5 साल तक भारत में रह रहे हैं और इस विधि द्वारा राष्ट्रमंडल देशों को नागरिकता दी जाती है। देशीकरण की बात करूं, वैसे व्यक्ति जो भारत के किसी एक भाषा को ही जानता हो, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता है, वैज्ञानिक या कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 10 साल तक रहा हो, उसको भी जो है हमारे देश की नागरिकता दे दी जाती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब जो है जब नागरिकता की बात आती है वो तो समझ में आता है, लेकिन यदि आप दूसरे देश जाना चाहते हैं तो कैसे जा सकते हैं? सबसे पहला ऑप्शन है वीजा। किसी दूसरे देश में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है। आप बिना अनुमति दूसरे देश नहीं जा सकते। इसकी अनुमति आपको वीजा कहते हैं। यदि आपको वीजा मिला तो उस वीजा से आप दूसरे देश में जा सकते हैं और यदि आपके पास वीजा नहीं है तो आप दूसरे देश में प्रवेश नहीं कर सकते। दूसरा ऑप्शन है पासपोर्ट। अपने देश को छोड़कर यदि दूसरे देश में जाने के लिए खुद अपने देश से अनुमति लेनी पड़ती है। देखो, दूसरे देश में जाने के लिए वीजा और अपने देश से दूसरे देश में जाना है तो हमारे देश में जो अनुमति लोगे उसको बोलते हैं पासपोर्ट, ठीक है, जिसे पासपोर्ट कहते हैं। ये एक प्रकार का अनुमति है जो भारत से मिलता है। क्लियर है भाई? चलिए अब हम बात करते हैं मूल अधिकारों की।
ये जो मूल अधिकार है हमारे देश का, जो कि भाग 3 में उल्लेखित किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का उल्लेख है। मूल अधिकार है क्या चीज? मूल अधिकार एक नैतिक नैसर्गिक अधिकार देता है, क्योंकि ये जन्म के बाद ही हमें मिल जाता है। हम भारत के निवासी हैं और भारत के प्रत्येक निवासी को मूल अधिकार मिलता है, और इस मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसे यूएसए के संविधान से लिया गया है, ये याद रखना। अब अनुच्छेद 12 से 35 का जिक्र कर लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। सबसे पहले अनुच्छेद 12, जिसमें मूल अधिकार के परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 13, इसमें क्या कहा गया है? हमारे जो मूल अधिकार जो किसी दूसरे मूल अधिकार को प्रभावित करे तो हमारे मूल अधिकार पर रोक लगाया जा सकता है, ठीक है, जिसको अल्पीकरण कहा जाता है। यदि दूसरे देश के मूल अधिकार को प्रभावित कर रहा है हमारा देश का मूल अधिकार, तो उसको उस मूल अधिकार पर रोक लगा सकते हैं। अनुच्छेद 13 में यह उल्लेखित किया गया है। अनुच्छेद 14 में समानता के अधिकार पर बात कही गई है। देखिए, चूंकि सबसे पहले मैं ये बता दूं, अगर बात आती है मूल अधिकार की, तो आपको पहले यह जानना होगा कि कितने मूल अधिकार दिए गए हैं, तब समझ में आएगा। इसको पहले देखो, तब आप आगे बढ़ोगे तो समझ में आएगा। अब मूल अधिकार 7 श्रेणियों में बांटा गया था। सबसे पहले जब अधिकार बना 7 प्रकार के ये बना था, लेकिन वर्तमान में 6 श्रेणियां हैं। एक को समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। और किसको समाप्त किया? संपत्ति के अधिकार को समाप्त कर दिया है। इसलिए वर्तमान की मैं बात करूं तो वर्तमान में 6 प्रकार के मूल अधिकार हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, जो 4 से 18 तक में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 4 से 18 अनुच्छेद 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें 19 से 22 तक में। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। और संपत्ति के अधिकार, इसमें शिक्षा का अधिकार 29, 30 और संपत्ति के अधिकार जिसको समाप्त कर दिया गया है अनुच्छेद 21 में इसका उल्लेख था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए अब इसको हम एक एक करके इनके अधिकारों की बात करते हैं, अनुच्छेद की भी बात करेंगे। सबसे पहले आता है समानता का अधिकार, जिसको समता का अधिकार भी कहा जाता है, और अनुच्छेद 14 से 18 तक इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 14, जिसमें विधि के समक्ष समानता की बात कही गई है, अर्थात कानून की दृष्टि से सब समान है। कानून की दृष्टि से सब समान है मतलब यदि सामान्य व्यक्ति हूं, मध्यम वर्गीय परिवार से हूं, यदि मुझे चोरी करने की जो सजा मुझे मिलेगी वही सजा एक समाज के अमीर वर्ग के लोग यदि वो काम करता है तो भी उसको वही सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारे देश के जो मूल अधिकार में ये उल्लेखित है कि सबको समानता का अधिकार दिया गया है। और ये समानता का जो संरक्षण की व्यवस्था है अमेरिका से ली गई है। कानून संरक्षण की व्यवस्था अमेरिका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 15 कहता है जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान, सार्वजनिक स्थान, सरकारी स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखो, न तो हमारा भेदभाव जाति के आधार पर किया जाए कि हम ऊंचे जाति के हैं कि नीचे जाति के हैं, न ही हमें हिंदू है कि हम मुस्लिम हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम हिंदू हैं, हमारे साथ भेदभाव हो। लिंग के आधार पर भेदभाव ना हो कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है कि ट्रांसजेंडर है। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव ना हो कि वो गांव के देहाती है, गंवैया है ना। तो इस तरह से सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव ना हो, ये हमारा अधिकार समानता के अधिकार में दिया गया है। अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 में लोक निर्वाचन, सरकारी नौकरी की समानता दी गई है, जिसमें पिछड़ा वर्ग के लिए कुछ समय आरक्षण की चर्चा भी है, अर्थात पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को भी आरक्षण दिया जाता है। यह अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी प्राप्त करने की भी समानता है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता की बात कही गई है, अर्थात छुआछूत का अंत। किसी भी प्रकार से छुआछूत की भावना ना हो। छुआछूत
अस्पृश्यता की भी बात कही गई है। और यदि कोई छुआछूत की भावना रखता है तो इसी अनुच्छेद 17 के तहत फिर उसको जेल भी हो जाती है भाई। अनुच्छेद 18 जिसमें उपाधियों का अंत, जैसे शिक्षा सुरक्षा, भारत रत्न, पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं। यह समानता का अधिकार है। विदेशी उपाधि रखने के पूर्व राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता के अधिकार का बात किया गया है। अनुच्छेद 19 की बात करूं, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। अब स्वतंत्रता के इसमें अधिकार में अनुच्छेद 19 के पहला, जिसमें बोलने की स्वतंत्रता, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हो, अभिव्यक्ति अपना विचार बताने के लिए स्वतंत्र हो, झंडा लहराने के लिए स्वतंत्र हो, ध्वजारोहण कर सकते हो, पुतला जलाने के लिए स्वतंत्र हो, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की भी आपको स्वतंत्रता है। ठीक है, बिना हथियार आप सभा का भी आयोजन कर सकते हो, इसकी स्वतंत्रता है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। बिना रोक टोक के घूमने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी घूम फिर सकते हो। भारत में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है, आप कहीं भी जाकर बस सकते हो। हमारे देश में संपत्ति का अधिकार यह मूल अधिकार नहीं रहा। ठीक है, संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया, ये कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति के अधिकार को 44वां संशोधन, संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया। याद रखना, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 में मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। अब इसे अनुच्छेद 300 क के तहत कानूनी अधिकार का दर्जा मिल गया है। इसी तरह से व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। आप कुछ भी व्यवसाय कर सकते हो, चाहे आप जूता चप्पल के व्यवसाय कर सकते हो, हाथ करघा का व्यवसाय कर सकते हो, कुछ भी व्यवसाय, कपड़े का व्यवसाय कर सकते हो, आपको स्वतंत्रता है। लेकिन व्यवसाय कानूनन हो। अनुच्छेद 20 कहता है, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 में एक गलती की एक सजा। पहली, सजा उस समय के कानून के आधार पर दी जाएगी, न कि पहले या बाद के कानून के आधार पर। तीसरा कहता है, सजा के बाद कैदी को जो है संरक्षण दिया जाता है। अब ये अनुच्छेद 20 के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय में दोषी करार नहीं दे देती, तब तक उसे अपराधी नहीं माना जा सकता। ये भी जो है स्वतंत्रता के अधिकार के तहत दिया गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। ठीक है, अनुच्छेद 20 के तहत जब तक उसको न्यायालय द्वारा, कोर्ट के द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया हो, तब तक उसको अपराधी नहीं माना जा सकता। अनुच्छेद 21 कहता है, इसमें प्राण और दैहिक स्वतंत्रता है। इसी के कारण अधिक अधिक धुआं देने वाले, अर्थात प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अर्थात हम हमारे जो प्राण के दृष्टिकोण से, हमारे शरीर के दृष्टिकोण से भी हम स्वतंत्र हैं। जो गाड़ी ज्यादा, वाहन जो है ज्यादा धुआं देता है, या बिना हेलमेट वाले व्यक्ति को पुलिस को चालान काटना होता है, अर्थात ये इलीगल है। स्वतंत्रता का अधिकार है, लेकिन ये स्वतंत्रता हमारे प्राणों की रक्षा के लिए भी है, हमारे शरीर की सुरक्षा के लिए भी है। और इसके तहत अनुच्छेद 21 में निजता का अधिकार पर निजता के अधिकार को भी जोड़ दिया गया, जिसमें हमारी गोपनीय जानकारी का कोई भी उजागर नहीं कर सकता। यदि कोई गोपनीय जानकारी है, इसलिए अक्सर देखना नाम वगैरह को ओपन नहीं करते हैं, कानूनन भी ये अधिकार प्राप्त है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे अनुच्छेद 21 का। इसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा, और ये चीज बार बार आपके बाल विकास में भी आए हैं, कई सारे एग्जाम्स में आते हैं। अनुच्छेद 21 क में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया है। इसे 86वां संशोधन में 2002 द्वारा जोड़ा गया। क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट की बात करूं। अनुच्छेद 22 में 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिससे कि गिरफ्तारी के संरक्षण, अर्थात गिरफ्तारी से रक्षा करती है। व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले वारंट
बताना होता है। देखो, कोई भी व्यक्ति आपको डायरेक्ट गिरफ्तार नहीं कर सकता अनुच्छेद 22 के तहत। इसके लिए सबसे पहले तो आपको गिरफ्तारी वारंट दिखाना पड़ेगा। 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय में सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। देखो, 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में प्रस्तुत किया जाना है और इस 24 घंटे में यातायात तथा अवकाश का समय नहीं दिया जाता। गिरफ्तार व्यक्ति को अपने पसंद का वकील रखने का भी अधिकार दिया गया है। तो ये 3 अधिकार अनुच्छेद 22 के तहत दिया गया है, जो व्यक्ति के संरक्षण को लेकर, रक्षा को लेकर यह अधिकार दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करता हूं, निवारक विषेद अधिनियम। ये क्या है? इसकी चर्चा अनुच्छेद 22 के 4th में है, जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सजा देना नहीं बल्कि अपराध करने से रोकना होता है। ठीक है, इस कानून के तहत पुलिस को शक के आधार पर किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए 3 महीने तक गिरफ्तार कर सकती है। बिना कारण बताए भी 3 महीने तक उसको गिरफ्तार किया जा सकता है, केवल शक के दम पर। नजरबंद, किसी व्यक्ति को जब समाज से मिलने नहीं दिया जाता तो उसे नजरबंद कहते हैं। नजरबंद होटल, आवास या जेल कहीं भी हो सकता है, जिसको बंधुआ मजदूर एक प्रकार के कहते हैं ना। कैदी की तरह कोई व्यक्ति रख लेता है, होटल में कैद कर लेते हैं, घरों में कैद कर लेते हैं। भारत में कई सारे अधिनियम बना हुआ है। थोड़ा सा बात करें, निवारक विरोध अधिनियम 1950, जो कि भारत का पहला निवारक विरोध अधिनियम है। 31 दिसंबर इसमें देखो, इस अधिनियम को समाप्त कर दिया है 1972 के तहत। ठीक है, उसके बाद मिसा आया और इस मिसा में इसे 1971 में लाया गया, इसमें सर्वाधिक दुरुपयोग हुआ। इस कारण से 1978 में इसको भी समाप्त कर दिया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाया गया 1980 में और यह अभी तक लागू है। वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है। इसके तहत पुलिस इनकाउंटर कर देती है। पुलिस इनकाउंटर कैसे करती है? राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत पुलिस इनकाउंटर भी कर देती है। याद रखना, डेंजर बातें आज आपको इस वीडियो से पता चल रहा होगा। टाडा, इसे 1985 में लाया गया। आतंकवादियों के विरुद्ध इसे लाया गया था और इसका दुरुपयोग होने पर 23 मई 1995 को इसको समाप्त कर दिया गया था। अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा कानून वर्तमान में चल रहा है, बाकी कोटा हो गया, ये सभी समाप्त कर दिया गया। अब बात करें अनुच्छेद 23 और 24, जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध, जैसे बाल श्रम या जबरदस्ती श्रम, बलात् श्रम जिसको हैं, तो ये बेरोजगारी, बिना वेतन के यदि किसी को मजदूर बना के काम करवाया जाता है, बंधुआ मजदूर की तरह, ठीक है, उसको बलात् श्रम कहते हैं। ये बाल श्रम नहीं है, बलात् श्रम, जिसको बेगारी भी कह सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 24 में 24 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम नहीं लाया जा सकता, ज्यादा एकदम खतरनाक काम है उसमें। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या कहता है? अनुच्छेद 25 से 28 और ये अनुच्छेद 25 में अंतःकरण की चर्चा अर्थात व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की चर्चा है, जिसके तहत सिखों को कृपाण, मुस्लिमों को दाढ़ी, हिंदुओं को टिकी रखने का स्वतंत्रता है। देखो, मुसलमानों को दाढ़ी रखने की स्वतंत्रता है, सिखों को तलवार रखने की स्वतंत्रता है, हिंदुओं को टिकी रखने की स्वतंत्रता है। ये टिकी एक प्रकार के लिट्टी भी हो सकता है ना। चलो, अनुच्छेद 26, इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता है, जिसके तहत यज्ञ, हवन, सड़क पर नमाज पढ़ने की अनुमति है। देखो, यज्ञ किया जा सकता है, हवन किया जा सकता है और सड़क पर भी नमाज पढ़ने की स्वतंत्रता संविधान ने दिया है। अनुच्छेद 27, धार्मिक कार्य करने की स्वतंत्रता, लेकिन यहां पर धार्मिक कार्य करोगे तो उस पर टैक्स नहीं लगता, याद रखना। अनुच्छेद 28 में सरकारी धन से चल रहे संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। जो सरकारी संस्थान है, गवर्नमेंट स्कूल है, उसमें
बिल्कुल भी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, इलीगल है। क्लियर है मेरे दोस्तों। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 अनुच्छेद में है। ठीक है, अल्पसंख्यक जिसको कहें तो अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा की बात कही गई है, जिसमें अल्पसंख्यक की रक्षा और कहा गया है कि किसी भी अल्पसंख्यक को उसकी भाषा या उसकी संस्कृति के आधार पर किसी भी संस्था में प्रवेश से नहीं रोक सकते। आप कहीं भी वो चाहे तो एडमिशन ले सकते हैं। अनुच्छेद 30 कहता है अल्पसंख्यकों का शिक्षा संरक्षण। देखिए, अल्पसंख्यकों के बीच शिक्षा लेने में संकोच कर रहा है तो अल्पसंख्यक अपने पसंद की संस्था खोल सकता है, सरकार उसे भी धन देगी। जैसे अभी मदरसा वगैरह चलता है ना, तो अल्पसंख्यक कोई भी संस्था खोल सकता है, सरकार उसके लिए खर्च देती है। अनुच्छेद 31 में पैतृक संपत्ति की चर्चा की गई है जो मूल अधिकार था, किंतु 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे अब अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। ठीक है, जिसको संपत्ति के अधिकार कहा जाता है। क्लियर है मेरे दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसको 32 में मेंशन किया गया है। 31 तो आपका अभी मैंने बताया। ठीक है, संपत्ति का अधिकार जिसको हटा दिया गया अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में है और इस मूल अधिकार को मूल अधिकार कहा जाता है, क्योंकि इसके द्वारा व्यक्ति हनन के मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। यदि उनके अधिकारों का हनन होता है तो सीधा ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रीट दायर करता है। देखो, सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के आदेश जारी कर सकता है और कौन कौन से आदेश है। एक तो है बंदी को लेकर बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमेश्वर को लेकर परमादेश उसका, ठीक है, और अधिकार परीक्षा अधिकारों को लेकर, उत्प्रेषण यदि किसी के साथ उत्प्रेषण हो रहा है तो उसके विरोध में। तो ये 5 प्रकार के रीट जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार के अधिकार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किया जाता है। समादेश, याचिका, रिट जिसको कहते हैं। ठीक है, अब जो है थोड़ा थोड़ा मैं इसको समझा देता हूं। बंदी प्रत्यक्षीकरण ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सबसे बड़ा रिट है। इसमें 24 घंटे के भीतर शरीर पूर्ण न्यायालय में प्रस्तुत करने का अधिकार। परमादेश का अर्थ है हम आदेश देते हैं, जब कोई सरकारी कर्मचारी अच्छे से काम नहीं करता तो ये जारी होता है। अधिकार परीक्षा, जब कोई व्यक्ति ऐसे कार्य करने लगे कि वह उनके अधिकृत नहीं है तो उसे रोकने के लिए अधिकार परीक्षा लगाया जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की बात करता है, इसके दौरान केवल 20 और 27 ही ऐसा अनुच्छेद है जिसे वंचित नहीं किया जा सकता। प्रतिषेध, अब प्रतिषेध क्या है? ये ऊपरी न्यायालय अपने से निचली न्यायालय पर तब तक लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकारों का उल्लंघन करके फैसला सुना चुकी। देखो, अगर निचला न्यायालय अर्थात हाई कोर्ट अधिकारों का उल्लंघन करके कोई फैसला सुना दिया, अब वो सुप्रीम कोर्ट में वो बातें चली जाती है। ठीक है, तो ये प्रतिषेध है। उत्प्रेषण, यह भी ऊपरी न्यायालय से निचली न्यायालय पर तब लाती है जब निचला न्यायालय कोई भी अधिकार उल्लंघन करके फैसला सुना दी है। अर्थात होता है कभी कभी कि मुझे वो अधिकार नहीं मिला हाई कोर्ट से, अब वो सुप्रीम कोर्ट में वो लोग याचिका दायर करते हैं। इस तरह से हमारे पास ये अधिकार है, ठीक है, जो हमको प्रदान किया गया है। क्लियर है मेरे दोस्तों? तो आज की इस सेशन में हम यहीं तक रखेंगे जो चीजें इंपॉर्टेंट था। चलिए थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के बीच के अंतर की। चलो, हमने मूल अधिकार पर जिक्र कर लिया है, नीति निर्देशक तत्व पर थोड़ा सा बात करते हैं जिसको आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इसमें भाग 4 है,
और ये नैसर्गिक नहीं होता है, सरकार के लागू करने के बाद ये होता है और न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय है। ठीक है, वाद योग्य नहीं है, सरकार की अधिकार को बढ़ा देता है अर्थात घनात्मक है। ठीक है, इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है कि ये निलंबन नहीं हो सकता, समाज के भलाई के लिए यह अधिकार जो है दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, ये अनुच्छेद देखिए, इसमें भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जिक्र किया गया है। ठीक है, अब इसमें डिटेल्ड चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट को ही हमको बात करना था। ठीक है, अनुच्छेद 40 में पंचायती राज का जिक्र है, अनुच्छेद 43 में सहभागी प्रबंधन का जिक्र है, अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए जो समान सिविल संहिता का नियम है वो है, अनुच्छेद 48 क में वन्य जीवों के संरक्षण पर्यावरण संरक्षण का वर्णन किया गया है और इसी के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 का गठन भी किया गया है। ठीक है, यहां तक इसमें याद रखेंगे। थोड़ा सा मौलिक कर्तव्य की बात कर लूं तो मौलिक कर्तव्य जिसको भाग 4 के अनुच्छेद 51 क में जोड़ा गया है। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य शामिल है, ये रूस के संविधान से लिया गया है और सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा में ये मौलिक कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया। 86वें संविधान संशोधन में 2002 में इसमें 11 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। लेकिन मैं इस वीडियो में इंपॉर्टेंट पॉइंट पर बात करूंगा जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। क्लियर है भाई? चलिए देखो, संविधान का पालन करें और उनके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का भी आदर करें, यह मौलिक कर्तव्य है। हमारे भारत के संविधान का वो सम्मान करें, इसके आदर्श का संविधान करें, राष्ट्रध्वज का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें, यह मौलिक कर्तव्य में जुड़ा है। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, पर्यावरण अर्थात वन, झील, नदी, वन्य जीवों की रक्षा करें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास हो और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। ये हमारे मौलिक कर्तव्य है जो भारत के संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को दिया गया है। ठीक है, याद रखना भाई। यहां तक चलिए, इस सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। थोड़ा सा मौलिक अधिकार और कर्तव्य छूट गया था जो हमने पीडीएफ जनरेट किया है, तो इसको हमने पढ़ाते अपलोड किया है। ठीक है, तो चलिए ये सेशन इतना ही रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट इकाई 8 पर बात करेंगे, जिसमें जो इकाई 8 का हमारा जो टॉपिक रहेगा विधान, राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका इत्यादि के बारे में चर्चा होगी। ठीक है, पूरे हमारे 12 यूनिट 13 यूनिट जितनी भी यूनिट है, एक एक करके सभी यूनिट चलेगी। लास्ट का जो हमारा यूनिट है सामाजिक अध्ययन की प्रकृति के बारे में चर्चा करेंगे कि सामाजिक अध्ययन के बारे में जो शिक्षण शास्त्र है, पेडागोजी है, हम उस पर भी चर्चा होगी लास्ट यूनिट में आपका। ठीक है, तो जुड़े रहेंगे हमारे साथ। नए साथी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।